नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना क्या है वो भी समझेंगे। लेकर आइए निफ्टी, और निफ्टी अभी फिलहाल देखें तो आप इंट्राडे लो पर कर रहा है कामकाज। हालांकि ओपनिंग बहुत शानदार हुई है और अभी भी 460 अंक ऊपर है, लेकिन इंट्राडे लो के आसपास 22,771 का आज इंट्राडे लो 22,793 के लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ निफ्टी में ही। बैंक निफ्टी भी देखिए ऊपरी स्तरों से ये भी थोड़ा फिसला, कहाँ 1400 अंकों के ऊपर की हमने तेजी देखी थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा फिसल कर अब करीब करीब ये भी देखें तो 51,228 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ब्रॉडर मार्केट की स्थिति भी रखेगा आज स्क्रीन पर। चौतरफा खरीदारी है मार्केट में, ब्रेथ शानदार नजर आएगी आपको। एक भी सेक्टर इन रेड कामकाज करता नहीं दिखाई देगा। मिड कैप स्मॉल कैप में 3-3% की तेजी, और वो रेशियो रखिए ब्रेथ वाला 2833 ऐसे स्टॉक जहां पर अच्छी खासी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। मात्र 180 स्टॉक्स 151 हो गया अब इनफैक्ट, जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट की ट्रेजेक्टरी भी रखी स्क्रीन पर। $115 प्रति बैरल वाला ब्रेंट अब आपको करीब करीब 105-104 के आसपास काम कर चलता हुआ नजर आएगा। 105 मान लीजिए, तो यहाँ पर भी नरमी देखने को मिली। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस तरीके से युद्ध खत्म होने के पहले संकेत, पहले बातचीत की ओर दोनों देश बढ़े हैं, उससे बाजार में रौनक। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये जो गैप अप ओपनिंग है ये कितनी टिकाऊ नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों से तो हल्के हुए हैं हम, अब क्लोजिंग तक शायद ये बढ़त गवा ना दे, ये एक बड़ा सवाल है। तो करना क्या है ये समझ लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, गुड मॉर्निंग अगेन एंड स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अच्छा दिन है आज, अप्रैल सीरीज की शुरुआत ठीक हुई है, साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर। और अमूमन ये देखा गया है कि मार्च जब खराब बीतता है तो अप्रैल ठीक ठाक रहता है। आपका मानना क्या है? साथ ही क्योंकि आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल डे भी है, कहीं मार्केट हमें बेवकूफ़ ना बना जाए, तो क्या सलाह आज के लिहाज से ट्रेडर्स को? बिल्कुल श्रेया जी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल का महीना शुरू हुआ है तो नए फाइनेंशियल ईयर की सभी को बधाई। होप ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा ज्यादा अच्छा रहे। बाकी श्रेया जी आपने सही कहा, मार्केट शायद ना बनाए पर ट्रम्प जरूर अप्रैल फुल बना सकते हैं। तो ट्रम्प के बयान के ऊपर काफी मार्केट का चाल अभी निर्भर है। पर श्रेया जी आज का मार्केट मुझे काफी ठीक ठाक नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली जो ब्रेड्थ है वो काफी अच्छी है, एडवांसेस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी चाहिए 22,500 22,400। ये जो रिसेंट लोस थे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ दिन तक एटलीस्ट ये लोस होल्ड करेंगे, और जो प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो आपको 23,100 के ऊपर ही आना चाहिए। तो 23,100 के ऊपर ही ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आएंगे। तब तक हो सकता है आप 400 से 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट में रह सकते हैं। पर डेफिनेटली आज का मार्केट थोड़ा बेटर है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो 4 से 5% के गेन्स काफी स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अच्छा मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहना चाहिए। अच्छा मार्केट है, और निफ्टी में 23,100 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक हाई कन्विक्शन के साथ हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो मार्केट दे रहा है, तो इसी की चर्चा हुई है तो स्टॉक्स लेना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल आते हैं आपके कि सवाल कैसे पूछें ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें, क्वेरीज हम एड्रेस करेंगे। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि सीएनबीसी आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक्स, फेसबुक, इंस्टा पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या श्रेया ठाकुर को भी डायरेक्टली डीएम इंस्टाग्राम पर, एक्स पर टैग करके सवाल आप पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। ऋषभ जुड़ रहे हैं मुंबई से। ऋषभ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ऋषभ, सवाल आपका। हाँ जी मैम, मेरे पास जुपिटर वैगन्स के शेयर्स पड़े हुए हैं। 716 में लिए थे, 995 शेयर्स 2024 में। तो मैम इसमें क्या करना है, काफी लॉस है इसके अंदर, तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है इसका? ओके, हाँ लॉस तो हो गया आपको, क्योंकि आपकी खरीद जो है वो 716 की बताई आपने और 252 पे कर रखा है, और बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। 463-65 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप।
पिछले साल भी कोई खास रिटर्न देखा नहीं हमने, और हालांकि 2024-23 में ही अच्छे रिटर्न्स मिले थे, उसके बाद एक तरफा टूटा है ये। अरुण जी, शॉर्ट टर्म में ये 716 का स्तर तो काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए? लॉस बहुत हो रहा है, लॉस बुक करे, बेटर काउंटर पर शिफ्ट करे, या 716 का स्तर देख रहे हैं आप? हालांकि कुछ ठीक ठाक अपडेट्स भी आए थे पूरे रेलवे पैक को लेकर, जैसे रेल टेल को, टेक्समैको को और कई सारे रेलवे स्टॉक्स को ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन जुपिटर वैगन को लेकर कोई पर्टिकुलर खबर भी नहीं है और स्टॉक काफ़ी पेन में है। देखिए, डेफिनेटली आपने सही कहा। रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखें तो ऊपर से 50 से 70% स्टॉक इजीली आपको गिरावट दिखा चुके हैं, और ये स्टॉक भी काफी ऊपर के लेवल से गिरा है। इसका जो सपोर्ट है शायद वो 220 225 के आसपास है। वैसे तो मेजर ऑफ द सपोर्ट स्टॉक तोड़ चुका है। 320 के पास एक बड़ा सपोर्ट था, कंफर्टेबली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट टारगेट जो इन्होंने शॉर्ट टर्म में पूछा वो 280 से 300 के बीच में है। तो वहां तक अगर बाउंस जरूर आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। तो 300 के आसपास इसको ये स्टॉक को एक बार जरूर रिव्यू करेंगे। फिलहाल स्ट्रेटेजी एक ही रखें, 220 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वैसे ब्रेकडाउन हो चुका है, पर स्टिल चूंकि मार्केट अगर थोड़ा सुधरता है तो 300 का लेवल शायद वापस रिक्लेम करता हुआ नजर आए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, और 220 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। होल्ड कर सकते हैं ऋषभ आप जुपिटर को, 220 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, और 300 का स्तर अगर दिखाता है जुपिटर तो फिर से एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। अभी फिलहाल होल्ड की राय है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। आशीष रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं पटना से बोल रहा हूँ मैम। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी, सवाल। एक्चुअली मेरे पास वेदांता के 2500 शेयर हैं 350 में। तो इसका मैं व्यूज जानना चाह रहा था मैडम, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा ये? हाँ देखिए, 350 आपने की खरीद बताई और काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में है आप, क्योंकि 646 के लेवल पर, 86 के लेवल पर माफ कीजिएगा, कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। परसों का सेशन भी देखा हमने, वेदांता के लिए अच्छा था, अच्छा डिविडेंड भी देता है, और 6 महीने में 50% का रिटर्न दिया है अरुण जी वेदांता ने। अच्छे प्रॉफिट में है, तो होल्ड करें या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्या राय? देखिए श्रेया जी, एक टिपिकल स्टॉक है। अब 5 कंपनीज में ये डीमर्ज होने जा रहा है। तो जो मई 15 के पहले, जैसा कि सर्कुलर में आया, तो मई 15 के पहले शायद आपको 5 एंटिटीज में डिवाइड होता हुआ नजर आए। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें, डीमर्जर कंपनी में ड्यू है। और एक शेयर अगर आप वेदांता का होल्ड करते हैं तो वेदांता का शेयर मिला के आपको 5 कंपनियों के 5 शेयर मिलेंगे, एक एक शेयर हर कंपनी में मिलेगा। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। सेकेंडली, कंपनी का या स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 600 के आसपास, 620 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे डीमर्जर के बाद सभी लेवल्स बदल जाएंगे, पर फिलहाल टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है वो 600 के आसपास सपोर्ट है। काफी इन द मनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड करके चलना चाहिए। और डीमर्जर के बाद स्टॉक्स को एक बार वापस जरूर रिव्यू करेंगे। फिलहाल के लिए 600 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। डीमर्जर होना है, लगातार हमने सीएनबीसी आवाज पर चर्चा भी की है, अच्छा स्टॉक है। डीमर्जर के बाद एक बार फिर से रिव्यू करेंगे सारे ही स्टॉक्स को, लेकिन वेदांता फिलहाल 600 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। गणेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। गणेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मेरा कहना था कि ये मेरे पास 875 के एवरेज पे 308 शेयर हैं, तो इस प्राइस में मैं क्या कर सकता? अभी होल्ड कर, मैं 1 साल तक मैं ये होल्ड कर सकता हूँ, तो इसके लिए कुछ जानना चाह रहा था प्राइस लेवल। प्रीमियर एनर्जीज के काउंटर है ना आपके पास? जी ठीक है, 875 की आपने खरीद बताई है, तो 905 पे कर रहा है कारोबार, ठीक ठाक प्रॉफिट है आपको 30 रुपये प्रति शेयर का। तो अरुण जी, क्या राय होगी, 1 महीने में जहां हमने देखा कि मार्केट में काफी पेन, या इस स्टॉक ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं? देखिए शेयर स्टॉक काफी आउट परफॉर्म करा है। इनफैक्ट प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी दोनों ने ही काफी अच्छा किया है, और इन्होंने जो स्टॉक बाई किया है वो एग्जैक्ट 870 का ही ब्रेकआउट है, उसी के आसपास बाई किया है। तो एक काम ये कर सकते हैं, 875 पे अपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। मुझे लग रहा है अगर मार्केट में और मोमेंटम बनता है तो ये स्टॉक 950 तक के भी लेवल छू सकता है। पर दिक्कत एक ही है, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है और मार्केट से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग के हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन जरूर स्टॉक में हो सकती है। इसलिए 875 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 950 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं।
राइट, तो 875 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 950 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, जहां एक एक महीने में कई सारे स्टॉक्स 20-25% करेक्ट हुए हैं मार्च के महीने में। वही प्रीमियर एनर्जीज जैसा स्टॉक अगर आप देखें तो 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने, तो आउट परफॉर्म किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। डी राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। राणा जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं योगेश डी राणे बात कर रहा हूँ पुणे से। मेरे पास बजाज फाइनेंस के 50 शेयर है और 1048 के रेट से। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए क्या एग्जिट होना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो खरीद है वो एकदम 52 वीक हाइक के आसपास से आपने लिया हुआ है। वहां से एक तरफा स्टॉक करेक्ट होकर 787 तक का जोन दिखाया था और अब 833 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। आज तो अच्छी तेजी, 4% अप स्टॉक, और हमने चार्ट जीपीटी में डिस्कस किया था, लेकिन एक महीने में काफी करेक्ट हो चुका है। कितना दूर ये स्तर 1048 का, अरुण जी? देखिए डेफिनेटली स्टॉक में काफी पेन आया। इनफैक्ट 770 से 750 एक मल्टीपल सपोर्ट जोन्स है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी जो सपोर्ट है 750 के आसपास ही आता है। काफी पेन इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है और अपने रिसेंट हाइस के आसपास ही स्टॉक को खरीदा है। तो फिलहाल एवरेज ना करें क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी शॉर्ट टर्म का नीचे की तरफ है। मार्केट का सेंटिमेंट जब भी सुधरे, जब क्लैरिटी देखने को मिले, शायद आप थोड़ा ऊपर एवरेज कर पाए, पर अभी फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं है। 770 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसका एक स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पे जरूर मेंटेन करें। 770 के नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस काफी आ सकती है, तो फिलहाल होल्ड करें क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास है। एक 770 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के स्टॉक में चल सकते। ठीक है, 770 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड की राय है अरुण जी की तरफ से। तो ये बजाज फाइनेंस, हालांकि पेडिग्री अच्छी है तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब जीवन प्रकाश जी पटना से। जीवन जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका? हाँ, मेरे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 105 शेयर हैं। रेट हमारा है 4,440 रुपया। तो क्या पूछना चाह रहे हैं जीवन जी? मतलब लंबी अवधि के नजरिए से 2 साल तक वेट कर सकता हूँ, तो रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, पूरा डिफेंस पैक आज अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन हैल भी देखिए 3.5% की तेजी है, लेकिन आपको लॉस हो चुका है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, क्योंकि आपकी जो खरीद है वो देख पा रही हूँ मैं 4,440 की है, तो ज्यादा लॉस हो गया है अरुण जी इनको। और डिफेंस पैक अब थोड़ा चलना शुरू किया है इसने, लेकिन वही 2024 में हमने देखी थी एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्पेस में। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार सपोर्ट है, हैल भी लगातार ऑर्डर्स बैक करती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी से एक कंपटीशन भी बीच में हमने देखा था। अब चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? 4,440 जो इनकी खरीद है, ये स्तर कितना दूर और इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि 800 रुपये से ज़्यादा का लॉस प्रति शेयर झेल रहे हैं ये। देखिए, 2 तरीके का अप्रोच है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक बाउंस स्टॉक में आ सकता है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। इनफैक्ट निफ्टी डिफेंस का जो इंडेक्स है उसमें भी एक ब्रेकआउट के संकेत जरूर देखने को मिल रहा है। 2 लेवल्स है अभी फिलहाल, डेफिनेटली ऐड करने की सलाह नहीं है पोर्टफोलियो में। शॉर्ट टर्म में जरूर बाउंस है, पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखें। नीचे में 3300 एक मंथली सपोर्ट है और 3950 का एक रेजिस्टेंस स्टॉक में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ दिन ये स्टॉक आपको ये 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अगर किसी दिन या कभी भी मार्केट में आपको 3300 या 3400 के आसपास स्टॉक मिलता है, तो वहां पे आप एवरेजिंग की जरूर सोच सकते हैं। तो फिलहाल ऐड करने की सलाह नहीं है। 3300 का या 3400 का वेट करें, वहां पे एवरेजिंग करते हैं तो एक अच्छा आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है, जो 2 से 3 महीने का व्यू लेते हैं, तो 3900 तक शायद एक बाउंस आपको आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 3300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर सपोर्ट्स के आसपास नीचे मिलता है आपको, तो वहां पे एवरेजिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, 3300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कर सकते हो, और सपोर्ट यानी कि 3300 के आसपास मिलता है तो फिर आप और ऐड भी कर सकते हैं। और 39,000 तक के लेवल्स अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड है फिलहाल हैल में शॉर्ट टर्म में, तो होल्ड करने की राय है। बहुत शुक्रिया अरुण जी, समय हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, जिनके भी सवाल रह गए हैं। कल फिर से
ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए क्रिप्टो कॉर्नर, जल्द लौटते हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज प्रेजेंट्स क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस में। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जयदीप रेड्डी, जो कि पार्टनर हैं ट्राई लीगल के साथ। मिस्टर रेड्डी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और सबसे पहले आपसे वही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इंडिया ने यहाँ पर इनकम टैक्स रूल्स को रिवाइज किया है, नए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग यहाँ पर इस साल से इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पर ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि CBDCs और साथ ही साथ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या है कि एक और कदम है इस तरफ, क्रिप्टो की तरफ? थैंक यू मनीषा जी। हाँ, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये शोज दैट इंडिया इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ए लार्जर ग्लोबल मूवमेंट एंड ये एक रास्ता है कि टुवर्ड्स ग्लोबल कंसेंसस, और इंडिया इस मार्ग पे जा रही है। तो इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप बिकॉज दिस हैज कम फ्रॉम द OECD फ्रेमवर्क where there is a common reporting standard जो किया जा सकता है, and the new norms in the Indian tax legislation, what they require is that the person's assets and transactions when they are submitted to the government, information exchange हो जाता है between various governments of the world, and ये सिर्फ tax realm है अभी, लेकिन भविष्य में अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी देयर इज कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इट विल डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव स्टेप। मिस्टर रेड्डी, अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें तो इवन एज यहाँ पर 30% का टैक्स है, 1% का TDS है, उसके बावजूद भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने करीबन 50,000 करोड़ की वैल्यूज़ के हिसाब से ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हुए देखे थे। आप कहेंगे टैक्सेस अब डाइजेस्ट हो चुके हैं, रिटेल को यहाँ पर इंटरेस्ट है और लगातार यहाँ पर ग्रोथ बढ़ती रहेगी? हाँ जी, डेफिनेटली वॉल्यूम्स राइज हो जा रहा है, लेकिन ये टैक्सेशन रेजीम जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव टैक्सेशन रेजीम है। 1% TDS जो है, it is not there elsewhere in the world. It is a unique regime that India has proposed. Of course, earlier there was a conversation to perhaps ban the sector altogether, but fortunately, ये positive development है कि ban नहीं हुआ है, and India is looking at this with a progressive lens. तो बहुत मार्केट अडॉप्शन है इंडिया में, और एक चीज याद रखना है कि ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात भी है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो ब्लॉकचेन पे रन हो सकता है। सो इट क्रिएट्स डिसइंटरमीडिएशन एंड एम्पावर्स any application to be run on a decentralized computer without dependence on one intermediary. वो potential अभी महसूस हो रहा है around the world. So India में one of the largest conferences software developers का ETH DevCon जो किया जा सकता है वो नवंबर में हो रहा है. And software developers from around the world will come and converge in India to speak about blockchain technology and collaborate. तो ये एक important चीज़ है कि ये सिर्फ speculation की बात नहीं है. This is all about leveraging the potential of blockchain technology. एंड मिस्टर रेड्डी, आप कहेंगे एक कदम आगे और लिया गया है, जैसे हमने एसेट टोकनाइजेशन बिल 2026 में यहाँ पर राज्यसभा में 14 मार्च को यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है, जहाँ पर एक मल्टी रेगुलेटर मॉडल की बात भी की गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। क्या ये एक और कदम है उस दिशा में? हाँ जी, बिल्कुल. दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप इन द कॉन्वर्सेशन. Because as I said, of course, most people associate crypto assets with tokens like Bitcoin and Ether, but ये जो asset tokenization का bill है,
It is, of course, a private member bill, and we will need to see how much traction it gets in the parliament. But ये एक रास्ता propose करता है कि any asset, whether it is gold or art or real estate or even securities and funds, वो tokenize हो जाके ease of transactions मिल जाता है कि there can be transactions between parties with minimal intermediation and therefore lower transaction costs and faster settlement times. So ये जो transactions होते हैं, they should be done with the ease of an email or WhatsApp message. That's the ultimate concept behind tokenization. So in one of the authors, Chris Dixon है US में, जो किताब लिखे हैं Read Write Own करके, he has mentioned that we should move from the casino to the computer when talking about crypto assets. क्योंकि ये blockchain technology का potential, that is when it comes out. While of course, as we know from traditional markets, buying and selling and trading are essential parts of finding market efficiencies. The true use cases are actually in these other applications, perhaps. मिस्टर रेड्डी, जो आपने इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर हमारे साथ शेयर करी, उसमें अगर स्टेबल कॉइन्स ऐड किया जाए और फिर जिस तरह से रियल एसेट्स हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जैसे कि ऑयल, वी हैव एन ऑयल कॉइन, गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो भी यहाँ पर है, जहाँ पर रिटेल ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है पिछले कुछ महीनों में, सालों में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, कार्बन क्रेडिट्स हैं। आप कहेंगे जिस तरह से हम इस सेगमेंट को यहाँ पर अब मूव होता हुआ देख रहे हैं, ये एक फैड नहीं है, जिस तरह से हमने NFTs आता हुआ देखा था और काफ़ी सारे ऐसे गेमिंग जैसे प्रोडक्ट्स आए जो बहुत स्ट्रांगली आए और उसके बाद स्टेबल नहीं हुए, लेकिन रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आप कहेंगे इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन अगेन। हाँ जी, बिल्कुल, because now when one sees compared to the NFT boom, वो NFT boom, it was sort of dissipated among a few fringe elements and then of course some larger media houses. But now the largest names in Wall Street जो है, the likes of JP Morgan, BlackRock and others, they have firmly announced and put their weight behind tokenization and behind these models. JP Morgan has in fact announced tokenized deposits, and BlackRock has also announced a lot of positive developments. And in addition to the likes of Visa, MasterCard, PayPal, who have all announced that how they are going to be carrying out settlements and are in fact already carrying out settlements using stable coins. So I think in this case, ये जो largest institutions in the world जो है, they are adopting this with full force, and this is the real difference, I think, compared to the previous hype cycles. Point taken. मिस्टर रेड्डी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए। Thank you, मनीषा जी। CNBC आवाज़ प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।